हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का गणित का प्रैक्टिस पेपर 2025-26। ठीक है, कितना टाइम मिलेगा आपको? 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अधिकतम अंक कितने हैं? 60 है। ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं? 16 प्रश्न हैं, जो 5 खंडों आ, व, स, द और ई में विभाजित है। खंड आ में एक प्रश्न है जिसमें 12 बहुविकल्पीय उपभाग है, यानी पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट हैं। प्रत्येक उपभाग एक अंक का है। ठीक है। उसके बाद खंड बा में 6 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 2 अंक के हैं। खंड सा में 3 प्रश्न हैं जिसमें प्रत्येक 3 अंक के हैं। खंड दा में जो है 3 प्रश्न है जिसमें प्रत्येक कितने का है? 5 अंक का है। शिस्त जो है इंस्ट्रक्शन देखो क्या कहता है। खंड ई में 3 केस आधारित प्रश्न 4 अंक के हैं जिनमें एक एक और 2 अंक के उपभाग हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, हालांकि 5 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न और 2 अंक के एक प्रश्न में एक आंतरिक विकल्प दिया गया है, यानी आपको उनमें से कोई एक करना है और वाला। खंड ई में 2 अंकों के प्रश्न में एक आंतरिक विकल्प दिया गया है, यानी जो केस बेस है उसके अंदर आपको क्या दे रखा है? 2 अंक के जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन है आप फर्स्ट करो या सेकंड। ठीक है। जहां भी संभव हो साफ सुथरी आकृति बनाए, यानी जब भी हमें आकृति बनानी है वो साफ सुथरी बनानी है। कैलकुलेटर की अनुमति आपको नहीं है। ठीक है। अब हम देखो खंड आ क्या कहता है हमें। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 12 उपभाग है। प्रत्येक उपभाग एक अंक का है। प्रत्येक उपभाग के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चयन करना है हमें। पहला क्वेश्चन हमें कहता है अंक 3058 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या जब हम बनाते थे, देखो आंसर एक में हमारे पास क्या अंक है? 3, 0, 5 और 8। तो सबसे बड़ी संख्या जब बनती थी तो सबसे बड़ी संख्या जब बनती थी तो उसके अंदर हम क्या करते थे? पहले सबसे बड़ा अंक लेते थे 8, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3 और लास्ट में सबसे छोटा। तो संख्या हो जाएगी 8530 आंसर। ठीक है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड में क्या कहता है हमें? सेकंड में हमें कहता है निम्नलिखित आंकड़ों में 5 की बारंबारता के लिए उपयुक्त मिलान चिन्ह है। तो देखो 5 को गिन लो कितनी बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी बार आ गया? 5 आ गया 7 बार। तो बारंबारता के लिए जब हम मिलान चिन्ह बनाते थे तो कैसे बनाते थे? 5 7 बार है ना, तो कैसे? 1 2 3 4, पांचवी डंडी यहाँ खींच दोगे 6 7। तो ये वाला देख लो कहां पर मैच कर रहा है। ये हमारा ए वाला ऑप्शन है, तो ए वाला हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो थर्ड वाला क्या कहता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या का योग बताओ कितना है। तो बताओ आप क्या होगा? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होती है बताओ? सबसे छोटी 3 अंक की संख्या जो है, 3 अंक की संख्या, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होती है? वो होती है हमारे पास 100। सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या हमारे पास होती है 999। और इनका योग जो है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ दो 100 और 999, कितना आ जाएगा? 1099। कितना आ जाएगा? 1099। बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ वाला देखो क्या कहता है, निम्न में से वीरहांक संख्या अनुक्रम है। वीरहांक संख्या क्या होती थी बताओ? अगर वीरहांक संख्या जो हम बात करें तो वीरहांक संख्या में क्या होता था कि पिछले वाले का योग होता था। ठीक है। जैसे आगे 0 है, 0 + 1 1 हो जाएगा। अगला वाला 1 + 1 कितना होगा? 2। फिर 2 + 1 कितना होगा? 3। फिर पीछे वालों को जोड़ो, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से वीरहांक संख्या होती थी। तो हमारे पास सही विकल्प है 1 2 3 5 8। ठीक है। अब देखो पांचवा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाखंड दर्शाता है? तो रेखाखंड कौन दर्शाएगा? P और Q। ठीक है, क्योंकि ये विशिष्ट बिंदु है। अब उसके बाद आगे देखो,
अनुक्रम 100, 90, 80, 70 में अगली संख्या। तो देखो कितने कितने का गैप है, 10 10 का गैप है इसमें। कितने का गैप है यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 100, 90, 80, 70। तो 10 कम कर दो, क्या हो जाएगा 60। तो क्या लिख दोगे आप 60। क्वेश्चन 7 देखो, निम्नलिखित में से पैलिंड्रोमिक है। कौन सा पैलिंड्रोमिक नंबर होता है जो आगे और पीछे से सेम हो जाए। देखो जैसे 71317, यहाँ पर भी 71317। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो 8 क्या कहता है, 13 की अभाज्य युग्म संख्या है। अभाज्य युग्म का मतलब क्या होता है, जिनमें 2 का गैप होता है। तो 11 और 13। तो हमारे पास सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो 100 डिग्री की माप का कोण निम्न द्वारा दर्शाया गया है। तो देखो कहां पर 100 डिग्री दर्शाया गया है, ये कितना है, ये आपके पास यहां से देखो ये 90 है, ये 100 है, ठीक है, करेक्ट 100 आ रहा है। इस वाले में देखो कितना आ रहा है, ये वाला एंगल है। तो इस वाले में ये वाला एंगल कितना आ गया है, ये आ गया तुम्हारे पास 70 कुछ है, 85 के आसपास। ये वाला एंगल देखो ये कितना है, 80 और 10 90 है, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो ये कितना है, 70 और 180। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ए। आंसर क्या, 10 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। कौन सी वर्ग संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है, तो 4। 4 को हम वर्ग संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। कैसे, 4 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, ठीक। एक किरण में होता है एक अंत बिंदु नहीं, दोनों दिशाओं में अनंत नहीं, एक स्रोत बिंदु, हाँ एक स्रोत बिंदु होगा जहां से वो निकल रही है, कोई अंत बिंदु इसका नहीं होता, ठीक है। लास्ट देखो 12वां क्या कहता है, कोलार्ड्स अनुमान में विषम संख्याओं के लिए नियम है। क्या नियम है, तो उसमें नियम था 3 से गुणा करना और 1 उसमें जोड़ देना, ठीक है। अब देखो खंड बा में हमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में अंक 50, 300, 120 और 1500 भरिए। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें आप यहाँ पर 120 इंटू में 50 कर दो, 50 कर दो, कितना हो जाएगा ये 12 5 जा 60, 6000 हो जाएगा। 6000 में से 1500 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4500, और 300 इसमें जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा 4800, 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 3 चांदे की सहायता से 40 डिग्री का कोण बनाइए। तो 40 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करोगे आप, पहले एक लाइन खींचोगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहां पर आपको क्या रखना है, अपना डी रखना है, पॉइंट लगा लेना। पॉइंट पर डी रखने के बाद देखो कैसे करोगे आप इसको, ये देख रहे हो ये लाइन जो है, इस लाइन को आपको यहाँ पे लगाना है और 40 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे 40 डिग्री का, यहां से देखो 0, 10, 20, 30, 40, 40 पर यहाँ पर मार्किंग कर दोगे और उसके बाद इनको, इन पॉइंट को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। इस तरीके से जब आप पॉइंट ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो ये एंगल बन के आया है, ये कितने डिग्री का एंगल बन के आया है, ये आपके पास एंगल बन के आ गया 40 डिग्री का, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रश्न 4 क्या कहता है, 16 और 20 के दो सार्व गुणज लिखिए, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ, तो 16 के गुणज लिखो पहले, तो 16 के गुणज, 16 के गुणज क्या होते हैं, जो 16 के टेबल में आ जाते हैं। पहला 16 हो जाएगा, फिर दूसरा 32 हो जाएगा, तीसरा 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा 16, 32, 48, 64, 80, फिर कितना आ जाएगा 96, फिर आ जाएगा 112, फिर आ जाएगा 128, विजिबल है ना, हाँ, फिर 128, उसके बाद क्या आएगा 144 और 160। फिर लिखो 20 के गुणज, 20 के गुणज क्या होते हैं बताओ, जो 20 के टेबल में आ जाए, कौन कौन से आते हैं, 20, 40, 60, ठीक है, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200, ठीक है। सार्व गुणज का मतलब क्या होता है, सार्व गुणज का मतलब होता है
जो दोनों में आ जाए। तो कौन कौन से दोनों में आ रहे हैं, देखो एक आ रहा है हमारे पास 80 और एक आ रहा है 160। यहाँ पर देखो 80 और दूसरा कौन सा आ रहा है 160, दूसरा कौन सा आ रहा है 160। तो हमारे पास दो सार्वगुणज 80 और कितना हो जाएगा 160 उत्तर। ठीक है, अब देखो पांचवा क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं निम्नलिखित तालिका विभिन्न पैकेट में बिस्कुटों की संख्या दर्शाती है। एक बिस्कुट का मतलब, एक जो बिस्कुट ये बना रखा है ये 5 के बराबर है। पैकेट ए में पढ़ो कितने हो जाएंगे, गिन सकते हो ना, गिनो। 5 का टेबल पढ़ना है, 5, 10, 15 और 20, तो ये कितने हो गए 20। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पढ़ो, 5 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 15, 20, 25, 30 और 35, कितना हो गया ये 35। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैकेट ई में कुल कितने बिस्कुट हैं, तो 5 का देखो ए, पैकेट ई में बिस्कुट कितने बिस्कुट हैं बताओ, तो पैकेट ए में हमने अभी देखा कितने हैं 20। फिर वो कहता है किस पैकेट में बिस्कुटों की संख्या सबसे अधिक है और कितने, तो कौन से पैकेट में बताओ सबसे ज्यादा बिस्कुट है, पैकेट सी में, क्या लिखोगे पैकेट सी में, पैकेट सी में सबसे अधिक, सबसे अधिक बिस्कुट हैं, बिस्कुट है। इनकी संख्या, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या, इनकी संख्या 35 है। कितनी है इनकी संख्या 35। उसके बाद अगला वाले देखो, दिन में किस समय घड़ी की सुई बनाती है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, दिन में किस समय घड़ी की सुई बनाती है एक रिजु कोण। रिजु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एक रिजु कोण जब बनाएगी, रिजु कोण 180 डिग्री का होता है ना, ए पार्ट है ये 6 का, तो कब बनाएगी, हम कह सकते हैं कब बनाएगी 6 बजे, कब बनाएगी 6 बजे। ठीक है, कितने बजे बनाएगी 6 बजे। बी देखो क्या कहता है, एक समकोण, एक समकोण, समकोण में क्या होता है 90 डिग्री बनता है ना, तो 90 डिग्री कब बनता है, जब उनके बीच में 3 घंटे का गैप हो। तो मैं कह सकता हूं 3 बजे, 3 बजे। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 बजे आपका एक समकोण बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन 7 देखो क्या कहता है, संख्या 21 को त्रिभुज के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो बुक के अंदर जो है आपकी इस तरीके से त्रिभुजाकार नंबर है हमारे पास। तो देखो 15 वाले में 20 क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5, आधार 5 है ना, तो अब नई वाले में कितना बनेगा 6। तो पहले 6 होगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे आप इसको, 7 का 7, तो हम बेस में पहले कितने लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब अगली वाली बेस में कितने लेंगे 5, 1 2 3 4 5, फिर कितना लेंगे 4, 1 2 3 4, फिर कितना लेंगे 3, 1 2 3, फिर कितना लेंगे 2, 1 और 2, और फिर कितना लेंगे 1। तो इस तरीके से आपके पास एक त्रिभुज बन के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, संपूर्ण ग्राफ K4 बनाइए। और वाला जो है इसको क्या लिखोगे, 21 को त्रिभुज के रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे, इस तरीके से। अब K4 में क्या होगा, देखो K4 में हमारे पास 4 बिंदु हमने लेने होते हैं, 1 2 3 और 4। फिर इन बिंदुओं को हमें जोड़ना होता है, सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ो। ठीक है, जुड़ गया ये। अब इसके बाद इसके जो ये इसके जो विकर्ण है ना, इसको भी आपस में आप जोड़ोगे। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास K4 का संपूर्ण ग्राफ बनेगा।
K4 का क्या बनेगा, संपूर्ण ग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, पहली 6 विषम संख्याएं लिखिए और फिर उन्हें जोड़िए। तो पहली 6 विषम संख्या क्या होगी बताओ, पहली 6 विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या 1 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और फिर क्या हो जाएगा 11, है ना। अब इनका योग करेंगे, अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 36। फिर ये कहता है आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, तो बताओ किस प्रकार की संख्या है ये हमारे पास सम संख्या है। तो क्या लिखोगे, हमें सम संख्या प्राप्त होती है, हमें सम संख्या, अथवा दूसरा एक और भी कह सकते हो, ये वर्ग संख्या भी है, वर्ग संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। सम संख्या भी बोल सकते हो क्योंकि 36 सम संख्या है और ये एक वर्ग संख्या भी है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, एक रेखा और एक रेखाखंड खींचिए, इनके बीच कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, रेखा तो आप इस तरीके से खींच सकते हो, ये मान लो रेखा L है और हमें एक खींचना है रेखाखंड, रेखाखंड आप इस तरीके से खींच सकते हो, A और B है मान लो। ठीक है। अब इनके बीच आपको क्या करना है, दो अंतर। तो देखो दोनों के बीच दो अंतर, पहला पहला अंतर क्या लिख दोगे, पहला अंतर ये लिखोगे कि रेखाखंड जो है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लंबाई निश्चित होती है, यानी आप इसको नाप सकते हो, जबकि रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। एक तो ये अंतर आ गया, दूसरा अंतर आप क्या लिख सकते हो, रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड को नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसकी जो है लंबाई निश्चित होती है। ठीक है। क्वेश्चन 12 देखो क्या कहता है, दी गई आकृति में निम्नलिखित के नाम बताइए, हमें इनके नाम बताने हैं। 25 डिग्री माप का एक कोण, 25 डिग्री का ये है ना, तो इसका नाम कैसे लिख सकते हो, BCE, कैसे लिख सकते हो, कोण BCE। और दूसरा तरीका क्या था, उल्टा भी तो लिख सकते हो, ECB, क्या लिख सकते हो, ECB। एक रेखाखंड, किसी एक रेखाखंड का नाम बता दो, जैसे ये BC रेखाखंड हो गई। एक अधिक कोण तो ये वाला बन रहा है ना, इसका नाम बता दो, क्या नाम है इसका, CEF, और दूसरा क्या लिख सकते हो, FEC। कोई दो किरणें बताओ, तो एक EF किरण हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, EF, देखो इधर की तरफ बढ़ा सकते हो, एक BA किरण हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, BA, इधर की तरफ ये जा रही है। कोई चार बिंदु A हो गया, B हो गया, ठीक है, C हो गया, E हो गया, ठीक है, कोई भी चार लिख सकते हो। ठीक। आंसर, अभाज्य गुणनखंड करके जांच कीजिए कि क्या 132 और 84 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो 13 में हम पहले अभाज्य गुणनखंड करो 132 के, 2 से करो, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 से करो, 2 3 जा 6,
टू थ्री जा 6, अब 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 1 जा, अब तो 11 से होगा 11 बन जा। ठीक है, अब दूसरा कौन सा था हमारे पास 84, 84 के करके देखो, 84 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा, अब 3 से 3 7 जा और 7 1 जा। तो हमारे पास 132 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 84 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, सार्व गुणनखंड निकालो, इसमें सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड निकालो। देखो एक तो 2 कॉमन आ गया, एक और 2 कॉमन आ गया और एक 3 कॉमन आ गया, क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 तो कॉमन आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब बताओ सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें केवल एक कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 12 आ गया। तो 132 क्या लिखोगे, 132 और 84 सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके सार्व गुणनखंड में, सार्व गुणनखंड में, क्योंकि इसके सार्व गुणनखंड में एक से अधिक संख्याएं, एक से अधिक संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें खाली एक ही सार्व गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 12 भी आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास इसका और वाला पार्ट है, अथवा वाला क्या कहता है, 1050, 625 और 100 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। लो 1050 के करो, किससे कर दोगे, 2 से, 2 5 जा 10, कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर अब किससे होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब किससे होगा, अब ये 5 से होगा, ये 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा, अब किससे होगा, फिर 5 से होगा, 5 7 जा और 7 1 जा। तो 1050 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। फिर दूसरे में क्या बोल रखा था इसने, 625 के करो, 625, ये तो रट्टे लगा रखे होंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 1, 5 2 जा 10, कितना बचेगा 5, सॉरी 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से करो, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा, फिर 5 से करो, 5 5 जा, फिर 5 से करो, 5 1 जा। तो 625 के क्या हो जाएंगे, 625 के हो जाएंगे, 625 के क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद हमें करना है 100 के, 100 के अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, 2 से करो, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा, अब किससे करोगे 5 से, 5 5 जा, अब किससे करोगे 5 से, 5 1 जा। तो 100 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक परिवार में बच्चों के जन्म इस प्रकार हैं, प्रशांत 27/4/2015 को जन्म हुआ है इसका, यामिनी 16 मई 2020 को जन्म होता है, विनीत 31/10/2011 को जन्म होता है और मृदुला 10/2/2014 को जन्म होता है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, किसकी जन्म तिथि 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज होने के लिए अंकों का योग क्या होता है बताओ, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, पढ़ो। जोड़ो इनको, देखो क्या कहते हैं, 1 और 5 6 और 0 6 और 2 8 8 और 4 12 12 और 7 19 और 2 21 21 3 के टेबल में आता है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रशांत। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रशांत। यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्या लिख दोगे, प्रशांत। क्या लिख दोगे, प्रशांत। ठीक है, कि प्रशांत की जो जन्म तिथि है वो किससे विभाजित है, 3 से। किसकी जन्म तिथि का भाज्य संख्या है, देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा भाज्य, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा भाज्य। ठीक है,
ये 3 से डिवाइड हो जाएगा भाज्य, 11 नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। तो क्या लिख दोगे, विनेत। आंसर में क्या लिख दोगे, विनेत। तीसरा, विभाजकता नियमों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि मृदुला की जन्मतिथि और जन्म माह उसके जन्म वर्ष के गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो हम चेक करते हैं, थर्ड वाला है ना, विजिबल है ना यहाँ पे, हाँ थर्ड वाला। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं मृदुला, ठीक है, मृदुला का जन्म वर्ष, जन्म वर्ष कितना है, मृदुला का जन्म वर्ष 2014 है। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करना है कि जन्म तिथि, जन्म तिथि क्या है, मृदुला की जन्म कितनी है, जन्म तिथि देखो इसकी, इसकी जन्म तिथि है 10। तो बताओ 10 के टेबल में 2024 तो आएगा नहीं, है ना, तो क्या बोलोगे, मृदुला की जन्म तिथि उसके जन्म वर्ष का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि कोई संख्या, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, विभाजित होती है यदि उसके इकाई का अंक, इकाई के अंक 0 हो, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक 0। ठीक है, अब इसमें कहा है कि जन्म वर्ष, तो देखो जन्म वर्ष तो हमारे पास 2014 है, और जन्म माह, जन्म माह क्या है, जन्म, जन्म माह, जन्म माह जो है मृदुला का वो है हमारे पास दूसरा महीना। क्या 2 के टेबल में 2014 आ जाएगा, हाँ पीछे 4 है तो पता चल रहा है। तो क्या लिखोगे, हाँ मृदुला की जन्म तिथि, मृदुला की जन्म तिथि उसके जन्म वर्ष, उसके जन्म वर्ष, उसके जन्म वर्ष का गुणनखंड है, क्योंकि कोई संख्या, कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, विभाजित होती है यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक क्या हो, 4 हो। ठीक है, क्या होना चाहिए वैसे इकाई का अंक, 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक संख्या होनी चाहिए। लास्ट में देखो अथवा, अथवा में क्या कहता है, किस जन्म वर्ष, किसका जन्म वर्ष, अथवा देखो क्या कहता है, किसका जन्म वर्ष सभी के जन्म वर्ष महीनों से विभाजित है। तो किसका जन्म वर्ष, देखो ये 2020 है, क्या ये 2 के टेबल में आ जाएगा मृदुला के जन्म माह में, हाँ। फिर विनीत में 10 के टेबल में भी 20 आ जाता है 2020, और लास्ट में 4 के टेबल में भी 20 आ जाता है। तो क्या लिखोगे, यामिनी। चौथे का क्या लिखोगे, यामिनी, यामिनी का जन्म वर्ष, जन्म वर्ष सभी के जन्म माह से विभाजित, से विभाजित है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, विजिबल है ना ये, हाँ 15 वाला। देखो निम्नलिखित बार
ग्राफ पूजा द्वारा उसकी परीक्षा में 100 में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तो देखो क्या है, हिंदी में कितने आ गए 80, मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश में कितने आ गए हैं 60। विषय गणित जो है इसमें कितने आ गए हैं 70। और उसके बाद विज्ञान में कितने आ गए हैं, यहाँ से करो 50। और सामाजिक ज्ञान में कितने आ गए हैं 40। ठीक है, हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है ताकि हम आसानी से इसको कर पाए। अब उसके बाद देखो, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पूजा ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त करे? तो यहाँ से देख लो विज्ञान में कितने हैं 50 अंक, तो क्या लिख दोगे 50 अंक। कितने अंक प्राप्त करे हैं 50। उसके बाद किस विषय ऑब्लिक विषयों में उसने गणित से अधिक अंक प्राप्त करे हैं? तो गणित से अधिक अंक तो देखो गणित में 70 है, तो उससे बस एक हिंदी है, तो हिंदी में ही उसने प्राप्त करे हैं। तो क्या लिखोगे हिंदी। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देखो क्या कहता है, पूजा द्वारा अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान में प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो बताओ, इसका जो थर्ड पार्ट है, यहां से चेक करो आप एक बार, इसका थर्ड पार्ट क्या बोला है इसने, अंग्रेजी और क्या बोला है इसने, पढ़ो, अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान में प्राप्त अंक बताइए। तो देखो, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, प्राप्त कुल अंक कितने हैं बताओ। यहां देखो ये रहा ग्राफ, बताओ अंग्रेजी में कितने हैं, अंग्रेजी में है 60। फिर दूसरा बोला था इसने सामाजिक ज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में कितने हैं 40। फिर क्या लिखोगे, सामाजिक ज्ञान में प्राप्त अंक वो कितने हैं, सामाजिक ज्ञान में जो है वो कितने हैं इसके, सामाजिक ज्ञान में है 40। तो कितना लिख दोगे 40। ठीक है, ऐड करो दोनों को, कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक हो जाएंगे 60 जमा 40, कितना आ जाएगा 100। कितना आ गया 100। उसके बाद अथवा में देखो क्या कह रहा है, अथवा में पूजा ने हिंदी में गणित से कितने अधिक अंक प्राप्त करे? तो यहाँ पर अथवा लिख के लिख दोगे, पूजा ने हिंदी में गणित से अधिक अंक प्राप्त किए। कितने अधिक प्राप्त करे कैसे पता लगाओगे आप, हिंदी वाले अंक देखो कितने थे 80, उसमें से गणित वाले माइनस कर दो, कितने थे 70, 80 में से 70 गए कितना आ गया 10 आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, माधव, सुनील और सुमन एक खेल खेल रहे हैं, उनके पास एक कार्ड है जिन पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, सभी को अपने कार्ड में महाकोश ढूंढने हैं, कार्ड नीचे दिए गए। तो देखो महाकोश क्या होते हैं, दोनों जो सेल है ना, दोनों जो ये डब्बे हैं, इनके बीच वाला नंबर अगर ज्यादा इनके बीच वाला नंबर जो है इन दोनों से बड़ा होता है तो ये महाकोश बनता है। तो देखो मैंने टिक लगा लिया है, महाकोश में एक ही महाकोश बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इस वाले में खाली एक ही महाकोश बन रहा है, और इसमें कितने महाकोश बन रहे हैं, दो। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला क्या कहता है, माधव के कार्ड की प्रथम पंक्ति में कौन सी संख्याएं महाकोश है? तो देखो दो संख्याएं हैं हमारे पास, तो इसका पहले का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9701 एक महाकोष्ठ है, और दूसरे वाला में क्या है 6547, ये दो हमारे पास क्या है महाकोष्ठ है। उसके बाद दूसरा कहता है, दूसरी पंक्ति में किसकी कार्ड में केवल एक महाकोष्ठ है, क्या नाम है इसका माधव, तो क्या लिख दोगे इसका माधव। उसके बाद सुनील के कार्ड के महाकोष्ठों की संख्या का आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। आरोही क्रम में व्यक्त करना है सुनील की संख्याओं का जो महाकोष्ठ है। तो देखो सुनील की संख्याओं में ये दो ही तो है महाकोष्ठ, तो इसको आरोही क्रम में कैसे लिखोगे, पहले 8076 लिख दोगे और दूसरा 9001 लिख दोगे। ठीक है, तीसरा, सुमन के कार्ड में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या वाले महाकोष्ठ का अंतर। सबसे बड़ी संख्या का जो महाकोष्ठ है वो 9001 है, सबसे छोटी संख्या का महाकोष्ठ जो है वो 8076 है, इन दोनों का अंतर करना है।
तो अंतर कर लो, 9001 8076 करो, माइनस करो, कैसे करोगे, कैरी दो, ये 8 ये 10 होगा, कैरी दोगे तो 9, फिर ये 10 ये कैरी दोगे तो 9, और ये 11, 11 में से 6 गया कितना बचेगा 5, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, 9 में से 0 गया 9, तो कितना आ जाएगा 925। ठीक है, इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।